इस कुतिया से बोलो, अगर मेरे बालों में मंदिर के दिए का कपूर लगाएगी तो ऐसा ही होगा। और अब के दोबारा कोशिश करी ना तो ऐसा काटूंगी कि इसका मांस उखाड़ दूंगी साली का। स्वागत है आपका फिर से एक बार द डायरीज के एक और एपिसोड में। मैं और मेरी टीम तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करना चाहते हैं। फिर से जिस तरीके से आप हमारी कहानियां सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की कहानी थोड़ी अलग भी है और थोड़ी स्पेशल भी है, क्योंकि आज की कहानी हमारी राइटर अनुश्री बासु की कहीं ना कहीं आप बीती कह सकते हैं, क्योंकि ये कहानी उनकी मैटरनल कज़न के साथ ही हुई थी। जो उनकी एक डिस्टेंट कज़न है, सेकंड कज़न, उनके साथ ही हुई थी। जब भी हम भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल वगैरह वगैरह की बात करते हैं तो अक्सर जहन में ये आता है कि इस तरह की एंटिटीज़ या तो जंगल में मिलेंगी या ऐसी जगह पर मिलेंगी जहाँ पर कोई नहीं रहता, अबैंडन पड़ी हैं, या फिर किसी गांव में किसी सुनसान इलाके में मिलेंगी। और इसकी दो वजह होती हैं। पहली वजह ये कि हमें बचपन से ऐसी कहानियाँ या ऐसे किस्से सुनाए गए हैं जिसमें अक्सर इन एंटिटीज़ को ऐसी जगहों पर ही बताया गया है। और दूसरी वजह यह होती है कि हम शहरों में रहने वाले लोग अपने डेली स्ट्रगल, ईएमआई, पैसा, ऑफिस वगैरह वगैरह में ये भूल जाते हैं कि इस तरह की एंटिटीज़ हमारे आसपास भी हो सकती हैं। आज की कहानी है शिवली समंता की, जो कि कैलकाटा के एक सबर्ब इलाके दमदम में रहा करती थी। ये बात है 1996 की। शिवली के घर में उस वक्त ज़्यादा लोग नहीं थे। उनका घर पुश्तैनी घर था जो जनरेशन से उनके लोगों को रिहाइश देता आया था। और उनकी फैमिली में उस वक्त उनका छोटा भाई पलाश, उनके माता पिता कल्याण और मालती, और उनकी एक दादी जिनको प्यार से अम्मा कहा करती थी। ये एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी बता रहे थे। लेकिन 1996 की एक रात कुछ ऐसा हुआ कि ये फैमिली आज तक जब उस रात को याद करती है तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त शिवली के पास इस चीज़ का कोई नाम नहीं था, उस चीज़ का कोई नाम नहीं था जो उन्होंने देखी या महसूस करी। आज है नाम। वो कहती हैं वो था निशीर डाक। सामंता हाउस कोलकाता के सबर्ब्स में एक पुश्तैनी मकान था जो 1922 में शिवली और पलाश के दादा ने बनवाया था। वो असल में एक पूरा प्लॉट था जिसमें जो पूरी बाउंड्री वॉल थी वो तकरीबन 4-4.5 फीट की बाउंड्री वॉल थी। और उस पे एक साइड था एंट्री गेट। वो एंट्री गेट जो पहले ज़माने में लोहे के हुआ करते थे और उसके ऊपर एक ना लॉक होने वाला लैच हुआ करता था, इसको कोई भी ऐसे खोल लिया करता था। जब आप उससे एंटर होंगे तो आपको एक एल शेप में जाता हुआ गार्डन नज़र आएगा सामने और इधर। और उस गार्डन को हल्का सा पार करेंगे तो आपका मेन घर शुरू हो जाता है। मेन घर में एक साइड पे सीढ़ियाँ थी। 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो राइट हैंड साइड पे एक चबूतरा हुआ करता था उस ज़माने में, जिसको बंगाली हाउस होल्ड में रॉक कहा जाता था, जहाँ अक्सर लोग शाम को सुबह बैठकर महफिल जमाया करते थे। और उसी सीढ़ियों को थोड़ा और जब चढ़ेंगे तो आप घर की मेन एंट्रेंस पे आ जाएंगे, जिसके बाहर बड़ा बड़ा सा 1922 गुदवाया हुआ था और लिखवाया हुआ था जिस साल ये घर बना था। गार्डन के और मेन बाउंड्री के बीच में लेफ्ट हैंड साइड वाली एक अमरूद का पेड़ भी था। वो अमरूद का पेड़ इतना बड़ा था और इतना घना था कि उसकी कुछ टहनियाँ, कुछ जो उसकी लीव्स थी वो बराबर वालों के घर में भी थोड़ी सी जाया करती थी। इस पेड़ पर अक्सर शिवली और पलाश खेला करते थे, चढ़ जाया करते थे, लटकते थे। और चबूतरे पे अक्सर उसके दादा जो हैं वो बैठकर महफिल जमाया करते थे। वो चबूतरा असल में बाहर से भी विजिबल था, तो आने जाने वाले लोग जो हैं वो चबूतरे पे देख सकते थे और एक दूसरे के ग्रीट किया करते थे। इस चबूतरे के ऊपर ही हल्का सा एक खिड़की थी जो घर में घुसने के बाद जो पहला कमरा था उसकी खिड़की थी।
ये कहानी तब की है जब शिवली 10 साल की थी। 10 साल की उम्र में भी उसके बाल इतने लंबे, घने और कर्ली हो गए थे जैसे कि एक बंगाली बच्चों के होते हैं, लेकिन इसके थोड़े ज़्यादा थे। और इतने अच्छे लगते थे कि आसपास की आंटियां भी जब गुजरती थीं और इसके बाल देखा करती थीं तो उसके सर पे हाथ फेर के प्यार से उसको तारीफ़ किया करती थीं। कभी कभी बोलती थीं, ओ ए तो सुंदर चूल, मतलब कि उसके बाल बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन वहीं पे उसकी माँ को थोड़ा सा सुनाया भी करती थी या बोल दिया करती थी कि ऐसे बच्चियों के खुले बाल रखने नहीं चाहिए। वो क्या है कि उस ज़माने में एक सुपरस्टिशन हुआ करता था। वो ये कि अगर बच्चियों के, लड़कियों के ख़ास तौर से सूरज ढलने के बाद रात में अगर बाल खुले छोड़ दिए जाएं तो उन पर भूत चढ़ जाता है या जिन चढ़ जाता है या कोई ऐसी ताकत चढ़ जाती है। जब वो पूछा करती थी अपनी माँ से कि आंटियाँ ऐसा क्यों बोलती हैं कि बाल खुले लेकर बाहर मत घुमा कर, तो उसकी माँ उसको रैशनल दिया करती थी कि बेटा ये ना बाल इतने बड़े होते हैं तो उलझ जाते हैं या इनमें धूल मिट्टी हो जाती है, बाल ख़राब हो सकते हैं, इस तरीके से, इस वजह से होता है। लेकिन अम्मा जो थी, उसकी दादी, वो बोला करती थी कि नहीं, ये रीज़न नहीं है। अम्मा बताती थी कि रीज़न ये है कि अगर कोई जिन चुड़ैल खुले बाल देख ले तो वो एक इनविटेशन होता है इस तरह का कि उस पर उसको पोजेस कर ले। लेकिन उसकी माँ जो है वो एक पढ़ी लिखी औरत थी, तो हर चीज़ का एक रैशनल दिया करती थी कि ये कहानियाँ हैं वो उस वक्त बनाई गई थी जब ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी, ना ज़्यादा कोई रोशनी का साधन था, तो इस वजह से कि बाल कहीं उलझ जाएं, अंधेरे में कुछ हो, तो ऐसी कहानियाँ बनाई जाती थी ताकि बच्चियाँ जो हैं बाल बांध के रखें और बालों को सुरक्षित रखें। लेकिन इनमें से कोई नहीं जानता था कि ये सुपरस्टिशन सही भी हो सकता है। पहला इंसिडेंट हुआ था 1996 की जनवरी में, ठंड की दोपहर में। मंडे था, मकर संक्रांति की छुट्टी थी, तो शिवली घर पे ही थी, स्कूल नहीं गई थी। और मकर संक्रांति की वजह से उसकी अम्मा और उसकी माँ मालती किचन में पीठा बना रहे थे, जो कि एक तरह की स्वीट होती है, बंगाली स्वीट। उस वक्त अम्मा ने शिवली को आवाज़ दे के बोला कि चिल्ड्रन पार्क, जो घर से कुछ ही दूर पर था, मुश्किल से 2-3 घर छोड़कर, वहाँ एक घास हुआ करती थी, दुब्बो। वो दुब्बो घास ऐसी थी कि उसके ना 3 मुंह, एक तरह से 3 मुंह की घास हुआ करती थी, और वो घास मकर संक्रांति की पूजा में यूज हुआ करती थी। तो अम्मा ने शिवली को आवाज़ दे के बोला कि चिल्ड्रन पार्क से जाके वो घास ले आए, दुब्बो। शिवली उस वक्त नहाई हुई थी, नहा के तैयार हुई थी, तो उसके बाल खुले हुए थे और ये दोपहर 3 बजे की बात है। तो जो वो घर से निकली भागती हुई और मटकती हुई बच्चों की तरह और सीधा चिल्ड्रंस पार्क पहुंची। चिल्ड्रंस पार्क उस वक्त था खाली, क्योंकि भरी दोपहर में बच्चे अक्सर चिल्ड्रंस पार्क नहीं जाते हैं, तो सुबह में जाते हैं, शाम में जाते हैं। हम में से कुछ लोगों को याद होगा कि चिल्ड्रंस पार्क के जो गेट थे वो एक तरह से मेरी गो राउंड टाइप के हुआ करते थे, लोहे के बने हुए, कि आपने एक तरफ से ऐसे घुमाया, वो पूरा गेट घुमा और आप एंटर हो गए। शिवली भी उसी गेट के सामने खड़ी हुई। उसने उसको घुमाने के लिए या उसको एंटर होने के लिए जब उसको घुमाया तो वो अनयूजुअली ठंडा था। वैसे आयरन है, ठंडा होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ठंडा था, इतना जैसे उसने बर्फ़ छू ली हो। खैर, वो उसको घुमा के अंदर पहुंची और नीचे झुककर हल्की सी आधा बैठकर उस घास को ढूंढने लगी जो उसकी माँ ने मंगाई थी। अब जब वो झुकी तो उसके खुले हुए बाल भी ऐसे लटक गए थे नीचे। वो घास को ढूंढ ही रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने जैसे बाल का कुछ गुच्छा पकड़ा और ऐसे करके खींचा, और इतनी जोर से खींचा कि उसकी गर्दन एकदम से पीछे लचक गई। और उसी वक्त उसको अपने गर्दन पर एक ठंडी हवा के झोंके का एहसास हुआ। उसको उस वक्त लगा शायद उसका भाई पलाश, जिसको वो प्यार से पोल्टू बोला करती थी, जो कि उसका डाक नाम था, निक नेम जिसको बोलते हैं, उसको लगा शायद पोल्टू था। तो एकदम से उसने गुस्से में मुड़ के पीछे देखा और पोल्टू को आवाज़ दी, पोल्टू, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन उसी वक्त उसकी नज़र पड़ी दूसरी तरफ एक झूले पे, जो स्विंग होता है उस पे। बाकी सारे झूले बिल्कुल एकदम स्थिर थे,
बिल्कुल स्टिल थे, लेकिन वो एक झूला इस तरीके से हिल रहा था मानो कोई अभी उस पर झूल रहा था और एकदम से उतरा हो। उस वक्त श्योली थोड़ी सी डर गई, थोड़ा सा उसके हाथ ठंडे पड़ गए। तो एकदम से जैसे ही उसके हाथ में जो घास थी वो उसने एकदम कस के दबाई और घर की तरफ भागी, और भागती रही जब तक वो अपने घर के गेट पे ना पहुंच गई। अक्सर हम ऐसी चीज़ों से भागकर अपने सेफ स्पेस पे जाते हैं। घर हमारा सबसे सेफ स्पेस होता है। वो घर की मेन एंट्रेंस से अंदर घुसी और घर का जो एंट्रेंस था रॉक के पास वाला, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अंदर घुसी। उसने सोचा कि पोल्टू जो है वो भाग के वहाँ से वापस आ गया है, और वो अंदर घर के आके जो पहला कमरा है जो अक्सर इन दोनों का ही हुआ करता था, श्योली का और पोल्टू का, जहाँ वो सोया करते थे, वहाँ आके वो छुप गया है और वो अपनी बहन से छुप रहा है। पहले उसने घर के बाहर आके आवाज़ लगाई, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब उसने सोचा कि वो चुपके चुपके जाके अपने भाई को डराएगी। वो आहिस्ता टिप टॉप करती हुई घर में एंटर हुई और उस कमरे के दरवाजे के पास ऐसे दीवार से लग के खड़ी हो गई कि एकदम अंदर जाएगी और धप्पा करके उसको डरा देगी। वेट करते करते कुछ सेकंड में वो अंदर गई, एकदम से धप्पा करके अंदर गई तो उसने देखा कि उसका भाई पोल्टू बेड पर बहुत गहरी नींद सो रहा है। वो दोपहर में अक्सर सोया करता था, एक दोपहर वाली नींद लेने के लिए, और सर्दियों में तो ख़ास तौर से। और उसकी गहरी नींद देखकर ये समझ में आ रहा है कि वो अभी एकदम से नहीं सोया है, उसको सोते हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। उस वक्त श्योली एकदम से ठंडी पड़ गई। उसको एहसास हुआ कि अगर वो पोल्टू नहीं था तो वो कौन था जिसने उसके बाल चिल्ड्रंस पार्क में ऐसे खींचे थे कि उसका सर एकदम से लचक गया था। और वो ठंडी हवा का झोंका किस लिए आया था? वो इस तरीके से फ्रीज हो गई कि आसपास की सारी साउंड्स जैसे बिल्कुल बंद हो गई। एक ऐसा साइलेंस जिस साइलेंस से भी डर लगे कि अचानक उसको अपनी माँ की आवाज आती है, शिवली। तब जाके वो एकदम से होश में आई। ये था उसके साथ हुआ पहला इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट हुआ इस इंसिडेंट के ठीक 4 दिन बाद। शाम का तकरीबन 5-5:15 बजे का वक्त था। अंधेरा ऑलमोस्ट हो ही गया था, क्योंकि सर्दियों में अंधेरा ज़रा जल्दी होता है। और उस वक्त शिवली चबूतरे में बैठकर अमरूद के पेड़ की तरफ मुंह करके बैठी हुई है, यानी कि जो घर की मेन एंट्रेंस है वो उसके पीछे है। बैठकर अपना ही सॉन्ग, अपने ही गाने गुनगुना रही है जैसे वो अक्सर किया करती थी, और अपनी एक बारबी डॉल जो उसको बर्थडे गिफ्ट में मिली थी उसके बाल बनाते हुए उससे बातें भी कर रही है और गाने भी गा रही है। अक्सर शाम को इस वक्त वो वहाँ पर आराम से बैठ जाती थी, अपने भाई के साथ खेला करती थी। इस वक्त उसका भाई पोल्टू उसके साथ नहीं है, वो गया है पास के चिल्ड्रंस पार्क में फुटबॉल खेलने। तो शिवली अकेली बैठी है रॉक पे, चबूतरे पे, बाल बना ही रही है अपने बारबी डॉल के कि अचानक उसको अपने पीछे की साइड, जो मेन एंट्रेंस है घर की, जिसके बगल में एक गली है, वहां से अपने नाम पुकारने की आवाज आती है, शिवली। एक बार आवाज सुनती है और एकदम से चौकन्नी हो जाती है। ये आवाज सिमिलर है, फेमिलियर है, ये आवाज इसकी मां की है। आवाज फिर आती है, ए शिवली। इस बार एक अथॉरिटी है उस आवाज में, जैसे उसकी मां उसको बुलाया करती है अक्सर जब भी उसको किसी सामान लेने भेजना होता है या कोई काम कराना होता है। शिवली बेखबर उठती है वहां से और मेन एंट्रेंस की तरफ जा रही होती है, क्योंकि उसकी मां उसको बुला रही है कि अचानक गेट खोलने से पहले उसके जहन में आता है कि उसकी मां बाहर कब गई। उसकी मां तो अंदर थी, और अगर बाहर गई तो वो तो चबूतरे पे बैठी थी, उसके सामने से तो निकल के नहीं गई। और ये सब सोचते सोचते 4 दिन पहले का दोपहर का वो इंसिडेंट भी उसके माइंड में आ जाता है, और अब उसके हाथ थोड़े से कांप रहे हैं, वो थोड़ी डर रही है, उसके अंदर एक डर बढ़ता जा रहा है। और फिर एक बार और उसका नाम पुकारा जाता है। इस बार नाम के साथ वो उसको बुला रही है, शिवली, इखाने आए, इधर आ।
जब आपके माँ बाप में से कोई आपको 2-3 बार ऐसे बुलाए तो हर बच्चा ये सोचता है कि ऑब्वियसली जाना तो है। तो इस बार शिवली ने जवाब भी दिया, हैं अमी आश्ची माँ। मालती अंदर से कई बार शिवली का नाम पुकार रही थी। 6 बज चुके थे और वो चाहती थी शिवली अब चबूतरे से उतर के अंदर घर में आए, अपना काम करे, होमवर्क करे और आगे की पढ़ाई करे। लेकिन 3-4 बार आवाज देने के बावजूद शिवली ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक माँ की इंस्टिंक्ट कहिए या कुछ कहिए, मालती एकदम भागती हुई बाहर चबूतरे के पास आई। जैसे ही उसने लकड़ी का दरवाज़ा खोला और चबूतरे पर देखा, शिवली वहाँ नहीं थी। उसकी बारबी डॉल उल्टी चबूतरे पे पड़ी हुई थी, लेकिन शिवली का नामो निशान नहीं था। वो फिर से शिवली को आवाज़ देने लगी। अब आवाज़ में थोड़ा सा पैनिक था। वो जीना सीढ़ी उतर के नीचे आई, गार्डन के चारों तरफ देखा, शिवली को आवाज़ देने लगी। हर आवाज़ पहले से ज़्यादा लाउड होने लगी और हल्का सा पैनिक उसकी आवाज़ में आने लगा। वो घर से बाहर जाने से पहले घर के अंदर गई। हर कमरे में उसने देखा, हर बाथरूम, किचन वगैरह सब जगह देखा। नाम पुकारती रही, लाउडली पुकारती रही, लेकिन शिवली ने कोई आंसर नहीं दिया। फिर वो टेरेस पे भी गई, ये सोचते हुए कि शायद वहाँ पे चली गई हो, लेकिन शिवली वहाँ भी नहीं थी। फिर उसको नीचे से मेन गेट, लोहे वाला गेट खुलने की आवाज़ आई। टेरेस से उसने झांक कर देखा तो पोल्टू आया था, गंदा डर्टी हुआ फुटबॉल मैच खेल के। एकदम से वो पोल्टू को बोली, दीदी दीदी को देखा क्या? दीदी तेरे साथ है? पोल्टू ने मना किया कि नहीं। अब मालती, एक माँ जो अपनी बच्ची को ढूंढ रही है, उसका दिल थोड़ा सा बैठने लगा था। अब वो नीचे आई और कहीं ना कहीं अब उसकी आवाज़ में पैनिक बढ़ गया था। उसने अम्मा को बताया, उसने पोल्टू को बताया, सब ढूंढने में लग गए थे। इधर कल्याण भी अपने ऑफिस से आके उसको ढूंढने में लग गए थे। और ढूंढते ढूंढते अब 8 बज चुके थे, लेकिन शिवली का कुछ पता नहीं था। उस टाइम जो नेबरहुड हुआ करता था, जो इलाके होते थे, सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते भी थे और एक दूसरे के दोस्त भी हुआ करते थे। तो ये सब कमोशन जो है कहीं ना कहीं आस पड़ोस के लोगों में भी पता लगने लगा। अब उसके दोस्त, नेबर जितने भी थे कल्याण के, वो निकल के सब शिवली को आवाज़ देते हुए आसपास ढूंढने लगे, लेकिन शिवली का कहीं पता नहीं था। मालती इस वक्त घर में बैठी हुई रो रही है, पोल्टू उसके बगल में बैठा हुआ है। अम्मा जो हैं मंदिर में बैठकर पूजा कर रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि बच्ची जल्दी मिल जाए। ये करते करते अब टाइम बीत रहा है और पैनिक बढ़ता चला जा रहा है। कल्याण ने सोचा कि ऐसे नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कल्याण ने अपना स्कूटर निकाला, अपने नेबर एक दोस्त को बिठाया और सारे इलाके का चक्कर लगाने लगा। अब क्या था कि इस इलाके में एक छोटा सा, एक स्लम कह सकते हैं या एक बस्ती कह सकते हैं, उस तरह का इलाका था जहां पर टीन की छत वाले कई सारे घर लाइन से बने हुए हैं। वो शायद आज भी हैं कोलकाता में। और उसमें कुछ लोग रहा करते थे जो आज भी रहते हैं। उसी लेन में जहाँ ये घर हुआ करते थे, वहीं पीछे की साइड एक पॉन्ड हुआ करता था, पॉन्ड हुआ करता है, जिसका पानी इस तरह से जम गया है या एक स्टिल रह गया, उसके ऊपर एक काई सी जम गई है, मार्शलैंड टाइप का बन गया है, जिसमें ये कहते हैं कि बच्चों को अक्सर वहाँ रात में नहीं जाना चाहिए, फिसल जाएंगे, गंदगी है वगैरह वगैरह। अब जब कल्याण स्कूटर लेके निकला तो सारे इलाके उसके आसपास के जितने हैं सब में वो दोनों गए और शिवली का नाम पुकारते 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 जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और ये बात ऐसी फैल गई कि आसपास के घरों में, आसपास के इलाके में सबको पता लग गया कि इस मोहल्ले की, इस घर की एक बच्ची गायब है जो 10 साल की, 11 साल की है। तो सब अपना अपना बिड करने लगे उसको ढूंढने के लिए। तकरीबन 10:30 बजे जब कल्याण थक हार के, मायूस होके वापस आया और जब उसके घर के सामने एक जमघट सा बन गया था, लोगों का आपस में बात कर रहे थे, कल्याण को दिलासा दे रहे थे, कुछ लोग अंदर थे घर में, मालती को दिलासा दे रहे थे, तभी एक आदमी और एक बच्चा भागते हुए आए हैं उसी इलाके से जहां वो टीन के घर हुआ करते थे। उस आदमी ने एक बनियान पहन रखा है ब्लू कलर का और एक लुंगी पहन रखी है, और बच्चे ने भी एक नेकर और एक वेस्ट पहन रखा है, बनियान। भागते हुए आए हैं और कल्याण के पास आके रुके, उस घर के पास आके रुके हैं
और उन्होंने बताया है कि अभी थोड़ी देर पहले ये बच्चा अपने दोस्तों के साथ भागते भागते खेलते खेलते उस पॉन्ड के पास पहुंचा, तो इसने एक बच्ची को वहाँ पॉन्ड के पास एज पर सोते हुए देखा। और क्योंकि ये बात ऑलरेडी फैल गई थी कि श्योली गायब है, श्योली का नाक नक्शा कैसा है, वो कैसी दिखती है, क्या पहन रखा है, सबको बता दिया गया था। तो जब बच्चे ने वो देखा तो उसको भी हैरानी हुई कि इस वक्त रात में एक बच्ची पॉन्ड के किनारे क्यों सो रही है। तो वो भाग के अपने बाप के पास गया, बाप को बताया। बाप को पता था कि ऐसी बच्ची गायब है। वो जाके एकदम से उसके साथ आया, उसने देखा श्योली वहाँ सो रही है, तो उसको समझ में आ गया कि वही बच्ची है जो गायब हुई है। तो बजाय इसके कि उसको उठाता या उसको लेके आता, वो उसने मुनासिब समझा कि वो उसके घर वालों को आके बताए। तो वो घर वालों को जब आके उसने बताया, एकदम से मालती और कल्याण वहाँ से निकले हैं तेज़ी से, जहाँ वो उन्होंने बताया था वहाँ के लिए। वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी ये देखने के लिए कि रात को पॉन्ड पे बच्ची कौन है। और जैसे ही वो पहुँचे हैं तो उसको, भीड़ को चीरते हुए, श्योली श्योली आवाज़ करते हुए उनको फाइनली श्योली मिल गई। लेकिन वो इस वक्त तालाब के बिल्कुल एज पर बैठी हुई है। अब वो बैठी हुई है और बैठकर ऐसे बैठी है कि उसने अपने घुटने मोड़ रखे हैं और अपने घुटनों को अपने चेस्ट के पास ऐसे लगा रखा है और बैठे बैठे ऐसे हिल रही है। एकदम से मालती पहुंची, उसके सर पे हाथ रखा और पूछा, श्योली बेटा तू यहाँ कैसे आई? मैं आ गई बेटा, तू घबरा मत, तू यहाँ क्या कर रही है? लेकिन श्योली जैसे बिल्कुल खामोश है, एकटक बस तालाब को, पॉन्ड को देख जा रही है। उसके बाल बिल्कुल गीले हैं, बड़े अनयूजुअली बिल्कुल गीले, जो कि नहीं होने चाहिए इस वक्त। क्या वो तालाब में गई थी? क्योंकि कपड़े उसके गीले नहीं हैं। मालती उस वक्त अपनी बच्ची को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन शिवली जैसे एक अजीब से ट्रांस मोड में है, होश में है लेकिन पूरी तरह होश में भी नहीं है। फिर कल्याण थोड़ा आ गया है। कल्याण ने उसको पहले आवाज दी, शिवली बेटा बाबा आ गए। शिवली ने कोई आवाज नहीं दी। फिर फाइनली उसने जब शिवली को उठाने के लिए शिवली को पकड़ा, तो जैसे एकदम शिवली किसी ट्रांस से बाहर आई और उसकी आंखें अचानक से ऐसे फड़फड़ाने लगी और अपने फादर की तरफ देख के बोली, बाबा? हाँ बेटा, बाबा आ गए, बाबा आ गए बेटा। कल्याण ने शिवली को उठाया और उसको घर की तरफ लेके चल पड़ा। जब वो घर की तरफ पहुंचे हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग, यानी कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था उनके घर के बाहर। लोग आपस में बात कर रहे थे। लोगों को पता लग गया था कि शिवली कहाँ मिली है। उस तालाब के किनारे सोती हुई, बैठी हुई मिली है, जिस तालाब पे बच्चों को, किसी को भी जाने से मना किया जाता है। वैसे तो अब तो उस तालाब के बारे में सिर्फ ये है कि वो गंदा है, लेकिन किसी ज़माने में ये कहा जाता है कि उस तालाब में एक 10-12 साल की बच्ची डूब कर मर गई थी, और जिनका वो तालाब था, जिनकी वो पूरी ज़मीन थी, वो रातों रात अपना घर जो तालाब के बगल में था और पूरा तालाब वाली ज़मीन अबैंडन करके, छोड़ के ऐसे ही वहाँ से भाग गए। कहाँ गए, कौन थे, किसी को याद नहीं, किसी को पता नहीं। खैर, इस वक्त वो शिवली को लेके अंदर अपने घर में गए और डॉक्टर को वहाँ पर बुलाया गया। डॉक्टर बोस, जो उनके फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर बोस आए। उन्होंने चेक किया, कुछ सवालात किए शिवली से। शिवली जवाब भी दे रही थी और उन्होंने थोड़ा चेकअप भी किया। फिर कल्याण से बोले कि कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, वैसे तो ठीक लग रही है, लेकिन ये टेस्ट करा लो जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड। कल्याण और मालती डरे हुए थे, क्योंकि जब उसके बाल गीले देखे थे और उसके ऊपर कोई चोट का निशान नहीं था, कोई स्ट्रगल का निशान नहीं था, किसी तरीके से ये नहीं लग रहा था कि शिवली को यहाँ से ज़बरदस्ती लेकर गया है। और शिवली को पिछले कई घंटों का कुछ याद भी नहीं था। उसको सिर्फ इतना याद था कि वो यहाँ बैठी हुई अपनी बारबी के बाल बना रही है और उसके बाद वो वहाँ पर मिली है। लास्ट टाइम जब मालती ने उसको देखा था, वो 5 बजे देखा था चबूतरे पे, और चबूतरे भी लास्ट शिवली को भी याद था। यानी कि तकरीबन 5 घंटे शिवली के माइंड से जैसे
गायब से हो गए थे। उसको पता ही नहीं था कि पिछले 5 घंटे वो कहाँ थी। यहाँ से सीधा तालाब पे गई या बीच में कहीं और भी गई, कुछ नहीं पता था। डॉक्टर बोस भी हैरान थे कि इतनी सी उम्र में ऐसा ब्लैकआउट बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होता है। डॉक्टर ने पूरा चेकअप भी किया और कहीं ना कहीं मालती और कल्याण इस चीज़ के भी डर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने बच्ची के साथ कुछ ज़बरदस्ती करी, कोई उसको उठा के ले गया, लेकिन कोई भी ऐसा फिज़िकल निशान या अब्यूज़ का या कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था। तो जो टेस्ट लिख के दिए थे डॉक्टर बोस ने, वो उन्होंने हैंड ओवर किए और बोला कि वैसे तो ठीक लग रही है, पर ये टेस्ट करा लोगे तो बेहतर रहेगा, और कुछ हो तो मुझे बताना, अभी इसको रेस्ट करने दो। लेकिन कोई नहीं जानता था कि शिवली ठीक बिल्कुल भी नहीं थी। अगली सुबह तकरीबन 6 बजे पोल्टू एकदम घबराता हुआ, दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के रूम में आया और उनको उठाया और उठा के बोला कि कमरे में से बदबू आ रही है, दीदी ने बेड पे सुसु कर दिया है। मालती ये सुनकर एकदम से भागी और अपने बेटी शिवली के रूम में आई। रात को 1 बजे तक वो उसके साथ ही थी। उस वक्त वो बेहतर फील कर रही थी, लेकिन इस वक्त शिवली बेड पर थी। बेड पर वाकई उसने यूरिन पास कर रखा था, बदबू आ रही थी और इस वक्त वो उसका बदन जैसे तप रहा था, जल रहा था, इतना बुखार सा लग रहा था उसको। मालती उसके पास ही बैठी उसको थोड़ा सहलाने लगी और उसने देखा कि शिवली इस बीच कुछ बड़बड़ा रही है। मुंह से उसके कुछ अजीब अल्फाज निकल रहे हैं। पहले बोलती है कि माँ मुझे गली से बुला रही थी, माँ मुझे गली से बुला रही थी। फिर बोलती है माँ मेरे सीने पे बैठी थी, माँ मेरे सीने पे बैठी थी। फिर बोलती है मेरे बाल खींच रही थी, मेरे मेरे बाल खींच रही थी, जिसका कुछ सेंस नहीं बन रहा उसकी माँ के हिसाब से। ये सुनकर उसकी अम्मा भी अपने कमरे से आ गई थी और जब उसने देखा कि शिवली इस तरह के अल्फाज बोल रही है तो उसकी नज़र में एक डर आ गया था। वो शिवली को देखकर थोड़ी सी घबरा भी रही थी और थोड़ी सी डर भी रही थी, क्योंकि शायद अम्मा बाकियों से कुछ ज़्यादा जानती थी। खैर, इस वक्त ये ज़रूरी था कि शिवली का बेड साफ़ किया जाए, उसको नहलाया जाए, साफ़ किया जाए। तो मालती ने उसको साफ़ वाफ़ किया, उसको नहलाया, बेड साफ़ किया और उसको, क्योंकि अब वो बेहतर लग रही थी, तो उसको बेड पे लिटा दिया। ये वीकडे था, पोल्टू को स्कूल जाना था, कल्याण को ऑफिस जाना था, मंथ एंड था, कल्याण एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था तो ऑफिस जाना भी ज़रूरी था। लेकिन कल्याण ने बोला था कि वो जल्दी आएगा और शिवली के जो भी टेस्ट कराने हैं वो पैथोलॉजी लैब लेके जाएंगे, दोनों उसके टेस्ट कराएंगे। डॉक्टर बोस ने बेसिक यूरिन और ब्लड टेस्ट बोले थे, क्योंकि बाकी उनके हिसाब से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम लग नहीं रही थी और उस ज़माने में कैट स्कैन, एमआरआई वगैरह जैसे टेस्ट का एक्सेस इतना था नहीं हर किसी के पास। ये बात 1996 की है। तो कल्याण थोड़ा जल्दी आया और जिस तरह के टेस्ट वेस्ट कराने थे वो कराए और वापस आ गए और तकरीबन 5 दिन बाद उसके रिज़ल्ट आने थे। और 5 दिन बाद जब वो रिज़ल्ट आए तो वो रिज़ल्ट की कॉपी लेके सीधा गए डॉक्टर बोस के क्लिनिक। डॉक्टर बोस को वो रिपोर्ट्स दिखाई। डॉक्टर बोस वो रिपोर्ट बड़े गौर से देखने लगे, लेकिन उनको कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया जो उनको शक था। उनको लगा था कि शायद मेनिंजाइटिस हो सकता है, फ्लू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, इस तरह की बीमारी हो सकती है, लेकिन सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए थे। फिर क्या वजह थी शिवली के बुखार की और शिवली की ऐसी हरकतें की? वो ऐसी बीमार क्यों लग रही थी? इसकी वजह डॉक्टर बोस को रिपोर्ट देख के तो समझ में नहीं आई। उन्होंने बोला कि वैसे तो ठीक है, दवाइयाँ जो दी हैं वो कंटिन्यू करिए, अगर कुछ हो तो बता देना। रिपोर्ट्स लेके, रिपोर्ट दिखा के कल्याण और मालती घर आए हैं। जैसे ही एंट्री पर पहुंचे हैं, मेन घर का जो गेट था अंदर वाले घर का, वो उनको बिल्कुल पूरा खुला मिला। ये देखकर दोनों एकदम से पैनिक हो गए, अंदर भागे, पोल्टू को और शिवली को आवाज़ दी। पोल्टू भागता हुआ आया, लेकिन शिवली ने जवाब नहीं दिया। वो भाग के फिर बच्चों के कमरे में गए तो देखा शिवली बेड पर ही बैठी है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बैठी हुई है, बाल उसके बिल्कुल बिखरे हुए से हैं और एक चेहरे पे अजीब सी स्माइल है। ये स्माइल शिवली की नहीं लग रही, क्योंकि इस स्माइल में ना मासूमियत है ना ही बचपना। इस स्माइल में
इस हंसी में एक अजीब सी वहशत है। और ये देखा कि उसकी अम्मा यानी कि शिवली की दादी बेड के बिल्कुल साइड में खड़ी हुई है और नीचे एक कटोरी गिरी पड़ी है और कमरे में से कोकोनट ऑयल और कैम्फर की एक स्मेल आ रही है। ये देखकर उन्होंने थोड़ा सा अटपटे हुए दोनों कि हुआ क्या यहाँ पर। इससे पहले कि कुछ समझ पाते अम्मा बोली, खोका, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। इस लड़की को पता नहीं क्या हो गया है, कैसी हरकतें कर रही है। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, मैं तुझे बता रही हूँ। खोका कल्याण का डाक नाम था यानी पेट नेम था। अम्मा उसको खोका नाम से बुलाकर बता रही थी कि यहाँ हुआ क्या। असल में अम्मा अपने ही छानबीन करते हुए अपनी ही रेमेडीज़ लेकर कोकोनट ऑयल और कैम्फर लेकर वो आई थी शिवली के बाल बांधने के लिए और बालों में कैम्फर लगाने के लिए। लेकिन जो अम्मा ने बताया और जो दिखाया वो देखकर कल्याण और मालती के होश उड़ गए थे। अम्मा ने बताया कि जब वो उसके बाल बांधने की कोशिश कर रही थी तो शिवली ने उनके हाथ पे काटा और इस तरीके से काटा जैसे वो मांस उखाड़ लेगी अगर थोड़ी देर और काटा तो उन्होंने अपना पतला दुबला सा एक जो बूढ़ा हाथ होता है वो दिखाया। उस पे बहुत गहरे दांत के निशान भी थे। जब उन्होंने बताया कि जब वो लगाने की कोशिश कर रही थी कैम्फर और बाल बांधने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने इस तरीके से काटा और झटका दिया कि कटोरी भी नीचे गिर गई। ये देखकर कल्याण थोड़ा सा आगे बढ़ा और बोला, शिवली, ये क्या हरकत है शोना, ऐसे करते हैं अम्मा के साथ? उसके बाद जो शिवली ने बोला वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शिवली एक बड़ी अजीब आवाज में अजीब लहजे में बोली, इस कुतिया से बोलो अगर मेरे बालों में मंदिर के दिए का कपूर लगाएगी तो ऐसा ही होगा और अब के दोबारा कोशिश करी ना तो ऐसा काटूंगी कि इसका मांस उखाड़ दूंगी साली का। ये अल्फाज शिवली के मुंह से सुनकर माँ बाप सत्ते में आ गए थे। शिवली एक नटखट बच्ची थी, एक शरारती बच्ची थी, लेकिन बड़ों का आदर करना और प्यार करना उसको अच्छे से आता था। वो आज तक अपने छोटे भाई से नहीं लड़ी थी जो उसको इतना परेशान किया करता था। और अम्मा तो उसकी फेवरेट हुआ करती थी। इतनी बुरी हरकत अम्मा के साथ और ऐसा लहजा जैसे कोई गली कूचे की बच्ची हो जिसको तमीज़ बिल्कुल सिखाई ना गई हो, ऐसा शिवली से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी माँ उसकी तरफ बड़ी हाथ फैला के, बेटा क्या हो गया तुझे, क्या हुआ, जैसे माँ अपनी बच्ची को पुकार रही हो। लेकिन माँ, जैसे उसने माँ को आते हुए देखा वो बेड से कूदी और चारों तरफ ऐसे भागने से लगी और अजीब से हंसने लगी। कभी इधर कूद रही है, कभी उधर कूद रही है, कभी इधर आ रही है, कभी उधर जा रही है। कल्याण को समझ नहीं आया करे तो करे क्या। वो एकदम से उसके ऊपर कूदा और उसको किसी तरह से काबू में करके पकड़ के नीचे उसको रख दिया। एक 10 साल की बच्ची अपने बाप के कंट्रोल में नहीं आ रही थी फिजिकली। एक 10 साल की बच्ची और अजीब जिब्रिश अजीब तरीके से बोल रही है, अजीब गालियां दे रही है अपने बाप को, अपनी माँ को। कल्याण ने फौरन मालती से बोला कि जाके डॉक्टर बोस को फ़ोन करें और उनको बुलाए जल्दी से। लेकिन अम्मा बार बार यही कह रही थी कि ये लड़की अब डॉक्टर के बस की नहीं है। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था उस वक्त। अम्मा उस वक्त भागी, अपने मंदिर से गंगा जल लेके आई और शिवली पे और कल्याण पे दोनों पे छिड़कने लगी और उन एक मंत्र पढ़ने लगी जिसको कहते हैं देह शुचि। ये मंत्र पढ़कर बार बार गंगा जल उन पर छिड़कने लगी इस उम्मीद में कि ठीक हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद अचानक से शिवली बिल्कुल निढाल हो गई, बिल्कुल ऐसे एकदम से लिम्प हो गई, निढाल सी हो गई और बेहोश हो गई। ये तब हुआ जब उसने एकदम से यूरिन पास कर दिया। पहले भी जब उसने बेड पे यूरिन पास किया था वो बेहोश सी हो गई थी और आज भी उसने यूरिन पास किया और वो कल्याण की गोद में ही, हाथों में ही बेहोश हो गई। कल्याण ने उसको उठाकर बेड पे लिटाया। मालती आई तो उसने ये सीन देखा और इधर डॉक्टर बोस भी आ गए थोड़ी देर में। डॉक्टर बोस को पूरी फैमिली ने सब बताया
कि क्या क्या हुआ है। और डॉक्टर बोस ये देखकर सुनकर बहुत हैरान थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग शिवली बिल्कुल ठीक थी। रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया था। अभी 1 घंटे पहले मालती और कल्याण रिपोर्ट्स दिखा के निकले हैं वहाँ से, वो रिपोर्ट जिसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो फिर शिवली के इस बिहेवियर का मतलब क्या है? डॉक्टर बोस ने फाइनली बोला कि पियरलेस हॉस्पिटल कैलकाटा में उनका एक दोस्त है जो साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट का हेड है, उसको शिवली को दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि रिपोर्ट्स में अगर कुछ नहीं आ रहा, दवाइयों से कोई असर नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट यही है कि साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। उस ज़माने में साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट को भी टाबू माना जाता था। तो ये सुनने के बाद माँ बाप भी थोड़े से अजीब से एक दूसरे की तरफ देखा कि साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट एक बच्ची के लिए। लेकिन बच्ची को ठीक कराने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने फ़ौरन एक रेफरेंस दिया, ये एक पर्ची पे लिखकर नाम और नंबर दिया और बोला कि मेरा नाम ले लेना, वो अर्जेंसी में अपॉइंटमेंट दे देंगे। ये कहकर डॉक्टर बोस वहाँ से जाने लगे। वो डॉक्टर बोस जो अम्मा के हस्बैंड के दोस्त हुआ करते थे, वो जब वहाँ से जाने लगे, अम्मा उनको और अपने बेटे को और अपनी बहू मालती को देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोल रही थी कि अगर तुम लोगों को लगता है, अभी भी लगता है कि ये मर्ज़ डॉक्टर से या दिमागी मर्ज़ है, दिमागी डॉक्टर को दिखाने से ठीक होगा, तो तुम सबको खुद पागल खाने चले जाना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है, ये उससे ऊपर है, इसका कुछ और इलाज होना ज़रूरी है। शिवली का वो तालाब वाला इंसिडेंट हुए तकरीबन 3 महीने गुजर चुके थे, और अब इस फैमिली के लिए शिवली की हालत एक रोज़ का स्ट्रगल बन गई थी। इतना कि मालती की हालत ख़राब हो गई थी, मालती बीमार रहने लगी थी, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे। कल्याण मेडिकल बिल्स और इन सब चीज़ों के बीच में इतना फंस गया था, क्योंकि वो अकेला अर्निंग मेंबर था। तो कभी कभी ये ख्याल आते थे कि ये सब चीज़ें कैसे पूरी होंगी। इधर मालती और उसकी सास अम्मा में बहुत लड़ाइयाँ होने लगी, एक दूसरे पे चीखने चिल्लाने लगे। कल्याण को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, और पोल्टू पोल्टू खामोश हो गया था। ये पूरा घर जैसे एक बिल्कुल तब्दील हो गया था इन पास्ट 3 मंथ्स में। वैसा रहा ही नहीं था जैसे किसी ज़माने में 3 महीने पहले हुआ करता था। ऐसा लग रहा था मानो इस घर में ही कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हों, और ये फैमिली जैसे अब वैसी नहीं रही। शुरू शुरू में पड़ोसी रिश्तेदार वगैरह आया करते थे शिवली को देखने के लिए, उसके बाद उन्होंने भी आना बंद कर दिया। बस इतना हुआ था कि उन्होंने अपने बच्चों को बोल दिया था कि तालाब के पास नहीं जाना है, और ना ही अंधेरा होने के बाद बाहर खेलना है। अब तरह तरह की बातें नेबरहुड में हो रही थी कि एक्चुअली हुआ क्या। किसी ने बोला है शायद कोई ऐसा इंसान यहाँ पर आ गया है जो बच्चों को ड्रग दे रहा है, उनको बेहोश करके लेके जाता है। कोई कहने लगा शायद वो बच्ची कहीं खेले निकली होगी, खो गई होगी, फिर वहाँ चली गई। किसी ने बोला कि न जाने कौन ऐसा उसको बहका के ले गया, कोई और मोहल्ले के दोस्त थे, कुछ थे। अजब अजब बातें होने लगी। और इसके साथ ये भी बात थी कि अब शिवली की तबीयत कैसी है, वो भी बात फैलने लगी थी। लोग कुछ कहने लगे थे कि वो उस तालाब पे जाने की वजह से बीमार हुई है, कुछ लोग कहने लगे थे कि वो बच्ची ही पागल हो गई है, कुछ लोग कहने लगे थे कि वो पहले से थी, पता नहीं लगा किसी को, वगैरह वगैरह, जैसे कि मोहल्ले में बातें हुआ करती हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद वो बातें भी जैसे खामोश सी हो गई। अब शिवली की रोज़ की उसको संभालना और उसकी तीमारदारी सब कुछ करना, ये इस फैमिली के ही बीच में रह गया था। और ये फैमिली भी जैसे एक किसी डार्क उसमें जलती चली जा रही थी। इतने विजिट साइकियाट्रिक वार्ड में हुए, इतनी छानबीन हुई, इतना डॉक्टर्स ने देखा, तब जाके डॉक्टर्स ने ये एक तरह से बताया कि उनके हिसाब से शिवली को बाइपोलर डिसऑर्डर है और ऑनसेट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है। लेकिन इतनी सी बच्ची में, 10 साल की बच्ची में ऐसी बीमारी होना, वो भी एकदम से, ये कॉमन नहीं था। बहुत रेयर, मोस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा कभी देखा गया था या हुआ था हिस्टोरिकली। और ऐसी बीमारियां अक्सर एक टाइम के बाद होती हैं, या एक दौरान लेके कई महीनों में जब इंसान गुजरता है उन सब चीज़ों, तब जाके होती हैं। इसलिए कल्याण और मालती बहुत परेशान थे और हैरान थे कि ऐसा हो कैसे सकता है। और 3 महीने इलाज होने के बावजूद
अभी भी किसी के पास कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं था। उनको नहीं पता था कि आंसर उनको अनएक्सपेक्टेडली डॉक्टर बोस की एक विजिट के दौरान मिलेगा। जब डॉक्टर बोस शियोली को देखने आएंगे तो शियोली उनका क्या हाल करेगी। एक अप्रैल की आफ्टरनून डॉक्टर बोस अपने क्लिनिक से शियोली को देखने आते हैं और जैसे ही वो कमरे में एंटर होते हैं, उससे पहले शियोली आंखें बंद करके लेटी हुई थी, लेकिन जैसे ही डॉक्टर बोस एंटर होते हैं वो आंखें खोल के एकदम से सीधी बैठ जाती है और डॉक्टर बोस को ऐसे घूरने लगती है जैसे आज तेरा नंबर वाला टाइप्स, कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। और डॉक्टर बोस को देखते देखते वो बोलती है, इससे पहले कि डॉक्टर बोस को अप्रोच करते हैं, अपनी बेटी को तो बचा नहीं पाएगा, मुझे बचाएगा, मर गई ना वो। ये बात बहुत शॉकिंग थी। शियोली को कोई आइडिया नहीं था कि डॉक्टर बोस की कोई बेटी भी होती थी। डॉक्टर बोस की एक बेटी हुआ करती थी, पियाली, जिसने तकरीबन अब से 20 साल पहले अपने आप को मार लिया था। और ये बात शियोली को किसी भी सूरत पता हो ये पॉसिबल ही नहीं था। और फिर वो बोली, डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनाऊंगा, यही कहता था ना उसको। लगा ली उसने फांसी खुद को, उसको बचा नहीं पाया, मुझे बचाएगा। हाँ। डॉक्टर बोस इस वक्त ऐसे शॉक में था कि शॉक में उन्होंने अम्मा की तरफ देखा, उन्होंने कल्याण की तरफ देखा, मालती की तरफ देखा। उनको लगा कि यार ये पर्सनल चीज़ जो इतने साल पहले हुई, इनकी फैमिली को इसलिए पता थी क्योंकि अम्मा के जो हस्बैंड थे वो इनके दोस्त थे। क्या इन लोगों ने इंटरनली गॉसिप की तरह डिस्कस करी है कि शियोली ने सुन ली और अब वो बोल रही? पर डॉक्टर बोस इस फैमिली को ट्रस्ट करते थे, ऐसी बातें उन्होंने कई साल से किसी के सामने नहीं करी थी। तो शियोली आखिर ये बात क्यों कर रही थी? और इससे पहले कि डॉक्टर बोस उसको अप्रोच करके और उसके इंजेक्शन लगाते या कुछ इलाज करते, उसने डॉक्टर बोस के छाती पर इतनी बुरी तरह लात मारी कि एक 65 साल का डॉक्टर एक 10 साल की बच्ची की लात खा के एक कमरे के एंड से दूसरे कमरे के एंड पर जाके गिरता है। और इस तरीके से गिरता है, इतनी ज़्यादा उसको चोट आती है कि वो उठ नहीं पाता। उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई जाती है डॉक्टर बोस को वहाँ से ले जाने के लिए। वो एम्बुलेंस में जो लोग आते हैं वो किसी तरह से उसको कंट्रोल करके उसको सिडेट करते हैं शियोली को, और उसको भी वहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि जाने से पहले डॉक्टर बोस कल्याण और मालती को बता के गए थे कि अब शियोली का घर में रहना ठीक नहीं है, इसको साइकियाट्रिक वार्ड में एडमिट कराना पड़ेगा, वहाँ पर इलाज होगा इसका। शियोली उस दिन के बाद से 9 दिन साइकियाट्रिक वार्ड में एडमिट थी। बीच बीच में उसको एपिसोड्स होते थे, वायलेंट होती थी, लेकिन जब वो थोड़ी सी बेहतर होती थी तो शियोली होती थी, या फिर वो ज़्यादातर टाइम सेडेट रहती थी। कल्याण और मालती हॉस्पिटल के ऑल्टरनेट चक्कर लगाते थे, कभी कोई रहता था कभी कोई रहता था, और अब उनकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। जब हॉस्पिटल वालों को थोड़ा लगा कि वो बेहतर हो रही है, तब उसको डिस्चार्ज करने का फैसला किया था। लेकिन उस वक्त भी डॉक्टर्स और साइकियाट्रिस्ट और नर्सेज ये नहीं समझ पाए थे कि पहली बात तो ये कि इतनी सी बच्ची को ऐसे वायलेंट एपिसोड कैसे हो सकते हैं, और दूसरा ये कि कोई भी स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट जब उसको वायलेंट एपिसोड्स होते हैं और जब वो बाद में होश में आता है, तो होश में आने के बाद उसको अपने वायलेंट एपिसोड याद नहीं रहते कि उसने क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया। लेकिन यहाँ पर शियोली बिल्कुल अवेयर थी जब उसको एपिसोड्स होते थे। वो क्या कर रही है, वो कितनी देर उसमें थी, उसने क्या क्या बोला, सब शियोली को पता होता था, जो कि एब्सोल्युटली अनयूजुअल था फॉर अ स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट। लेकिन जब डॉक्टर्स को लगा कि थोड़ी बेहतर हो रही है तो उन्होंने घर भेज दिया। शियोली घर आ गई। और फिर आया पोयला बोईशाख। पोयला बोईशाख बंगाली न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट होता है। बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन है बंगालीज़ के लिए, और इस ओकेजन पे यूजुअली घरों में एक हवन, एक पूजा कराई जाती है। अम्मा और मालती माँ बगलामुखी के मंदिर जाया करते थे, जो उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ पर जो पंडित जी थे वही इनके घर आया करते थे पूजा वूजा करने के लिए, हवन किया करने के लिए।
और इस ओकेजन पे भी उन्हीं पंडित जी को बोला गया था। और क्योंकि वो पूरी फैमिली से अवेयर थे तो वो शिवली की कंडीशन से भी अवेयर थे। अम्मा ने पहले ही पंडित जी को सारी चीज़ें बता दी थी और पंडित जी ने उस वक्त मालती को एक पर्ची दी थी, ये कह के कि इसको फोल्ड करके शिवली के हॉस्पिटल से घर आने से पहले उसके तकिए के नीचे रख देना। अगर शिवली हॉस्पिटल से वापस आकर वायलेंट होती है और उसको ये पता लग जाता है कि तकिए के नीचे एक पर्ची रखी है, इसका मतलब ये दिमागी बीमारी नहीं है, इसका इलाज कुछ और है। और अगर उसको पता नहीं लगता तो फिर देखेंगे क्या करना है। मालती ने वही किया। मालती ने पंडित जी की बात मानी, वो पर्ची ली और शिवली, इससे पहले कि कल्याण शिवली को लेके वहाँ से घर आता, उसने तकिए के नीचे वो पर्ची रख दी। जब शिवली घर में एंटर हुई और कमरे की तरफ जाने लगी तो एकदम से उसको फिर से वही वायलेंट एपिसोड हुआ। इतना वायलेंट एपिसोड हुआ कि वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। कल्याण को उसको कंट्रोल करना पड़ा। उसने किसी भी सूरत कमरे में एंटर होने से मना कर दिया। उसी वक्त पंडित जी ने अपने 2 जूनियर पंडित को भी साथ में घर पे भेजा था। तो जब शिवली कंट्रोल में नहीं आ रही थी, उसको रिस्ट्रेन करना था, तो उन दोनों पंडित भी, उन्होंने भी हेल्प करी। कल्याण भी लगा, मालती भी लगी, इतने सारे लोग लगे एक 10 साल की बच्ची को रिस्ट्रेन करने के लिए। और बड़े पंडित जी ने बोला था कि उसको किसी भी तरीके से उसी कमरे में रखना है, चाहे उसको बांध कर रखना पड़े। हालांकि ये किसी भी माँ बाप के लिए बड़ी दुखद बात है कि उनको अपनी ही बच्ची को बांध कर रखना पड़ा, लेकिन ये उनको करना पड़ा था। उन्होंने किसी तरीके से शिवली को कमरे में ले गए, उसको बेड पर लिटाया और बेड पर बांध दिया। हालांकि वो चीखती रही, चिल्लाती रही और थोड़ी देर बाद, कुछ 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद उसने फिर से यूरिन पास किया और वो सो गई, बेहोश सी हो गई। अगले दिन पंडित जी घर आए हवन की सामग्री लेके पूरा। शिवली अभी भी उसी हालत में कमरे में बंद है। उनको मना किया कर दिया गया था पूरे घर वालों को, कोई भी कमरा नहीं खोलेगा जब तक हवन पूरा नहीं हो जाता। पंडित जी आए, पूरा हवन किया गया। जैसे जैसे हवन होने लगा वैसे वैसे शिवली होश में आने लगी। जब हवन में वो मंत्र पढ़ने लगे और वो लाउडली पढ़ने लगे तो शिवली और होश में आई और चीखने लगी, चिल्लाने लगी। एक टाइम तो ऐसा आया कि शिवली रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, भीख मांगने लगी पंडित जी से रुकने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली पंडित जी नहीं रुके। वो पढ़ते रहे, पूजा होती रही। उधर शिवली बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे वो बेड तोड़ देगी। बेड की आवाज़ आने लगी, बेड खिसकने की आवाज़ आने लगी। इतना वायलेंट और केयोटिक हो गया था उस वक्त कि पोल्टू को भी वहाँ से नेबर के घर भेजना पड़ा, क्योंकि पोल्टू डर रहा था ये सब सुनकर। शिवली की आवाज़ अजीब से अजीब होती गई, जैसे वो एक बच्ची की आवाज़ ना हो, किसी अजीब सी चीज़ की आवाज़ हो। और थोड़ी देर बाद आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई। पंडित जी ने पूजा पूरी संपन्न करी। उसके बाद कमरा खोला तो जैसे ही कमरा खोला बहुत बुरी बदबू वहाँ से आई। ये देखा कि शिवली ने वहाँ पर यूरिन भी पास कर दिया है और वहाँ पर उसने एक तरह से पॉटी भी पास कर दी है, लैट्रिन भी कर दिया है। उसी फिल्थ में वो लेटी हुई है बेहोशी हालत में। पंडित जी ने उसको उठाने को बोला, मालती और कल्याण ने उसको उठाया। उस कमरे की सफाई हुई, उस कमरे में, पूरे कमरे में गंगा जल छिड़का गया, शिवली के ऊपर गंगा जल छिड़का गया। जब शिवली के कपड़े वपड़े चेंज करा दिए, उसको साफ़ कर दिया, थोड़ी देर में शिवली होश में आने लगी। और होश में आने के बाद जब उसने अपनी माँ को देखा तो माँ को देख के पहली बार पिछले 3 महीने में उसने बोला, माँ मुझे भूख लगी है। 3 महीने हो गए थे शिवली को अपनी माँ से ये कहे हुए कि उसको भूख लग रही है। जैसी मालती ने अल्फाज सुने वो खुश हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और न जाने क्या चीज़ शिवली के अंदर दबी हुई थी, वो जैसे ही फटी और वो रोने लगी। उस वक्त ज़ारो कतार रोई शिवली, बहुत रोई, जैसे बहुत दिन से कुछ अंदर दबा हुआ था वो बस आज निकल गया। पंडित जी ने बताया कि ये अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, अगले कई महीनों तक
ये सिलसिला करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। और फैमिली ने वही किया। हर 2 हफ्ते में पंडित जी आते थे, पूजा करते थे। रोज़ अम्मा और मालती पूजा करती थी जैसे पंडित जी ने बताया था, और शिवली भी उनके साथ पूजा करती थी। कुछ महीने इस इंसिडेंट को गुजर चुके थे। शिवली अब पहले से बहुत बेहतर हो गई थी, अब वापस स्कूल जाने लगी थी। उसने स्कूल रीजॉइन कर लिया था। वो एक दिन स्कूल से वापस आके खाना वाना खा रही थी। उस दिन पंडित जी भी आए थे, दोबारा से पूजा वूजा होनी थी। पूजा हुई, उसके बाद भोजन वोजन लगाया गया, और तब शिवली याद करते करते उस इंसिडेंट को जब उसके बारे में बात करने लगी, तब पहली बार शिवली ने वो चिल्ड्रन पार्क वाला इंसिडेंट अपने घर वालों को और पंडित जी को बताया। और उसके बाद जो उसने चबूतरे बैठकर अपनी माँ की आवाज़ सुनी थी गली के कोने में से, वो बताया। जब पंडित जी ने वो बात सुनी तो उनका शक यकीन में बदल गया। उसके बाद उन्होंने शिवली को वहाँ से भेज के घर वालों को बताया कि ये कोई और नहीं, निशीर डाक था, जो उन लोगों की आवाज़ मिमिक करता है जो आपके करीबी होते हैं, ताकि आपको ल्योर कर सके और पोजेस कर सके। क्योंकि ये 10 साल की बच्ची है और बच्चे ज़्यादा वनरेबल होते हैं, इसलिए बच्चों पे ज़्यादा अटैक होता है। इसी वजह से उसको अपनी माँ की आवाज़ आई थी गली में से, जो कि माँ नहीं थी, वो निशीर डाक था। आज शिवली 40s में है और अनुश्री की उनसे बात भी होती रहती है। वो ठीक हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन, फैमिली भी ठीक है। लेकिन आज भी जब इस इंसिडेंट के बारे में बात होती है तो वो ट्रॉमा उनके आंसुओं के थ्रू हमें नज़र आता है। वो रात और उसके बाद के कई महीने इस फैमिली की ज़िंदगी के सबसे ट्रॉमेटिक टाइम रहेगा। ये थी आज की कहानी। आप सुन रहे थे सिर्फ द डर डायरीज पर, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। इस कहानी को भी, इस किस्से को भी इस YouTube के पर्सपेक्टिव से लिखा है अनुश्री बासु ने, और आप इसको एक्सक्लूसिवली सिर्फ द डर डायरीज पर ही सुन रहे थे। आप इसको स्पॉटिफाई पर जाकर भी सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई पर भी अब हर संडे एपिसोड अपलोड होगा। जैसे यूट्यूब पे हो रहा है वैसे ही स्पॉटिफाई पे भी होगा। तो आप अगर सिर्फ सुनना चाहते हैं आराम से ईयरफोन लगा के, तो स्पॉटिफाई पे भी जा सकते हैं और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। जैसा प्यार अभी तक देते आए हैं वैसा देते रहिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, जो लोग ये शिकायत करते हैं कि उनको पता नहीं लगता है कि हम कब स्टोरी अपलोड कर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि उनको नोटिफिकेशन हर संडे उनके मोबाइल में मिल जाए। तब तक के लिए सुनते रहिए द डर डायरीज, मेरे यानी अहमद फराज के साथ।